Hi guys, a very warm welcome to all of you. आज के इस वीडियो में मैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। मेरे लास्ट वीडियो में जिसमें मैंने द मीनिंग ऑफ लाइफ पे बात की थी, वहाँ पे कई लोगों ने कमेंट किया। तो उसमें से एक कमेंट मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि वहाँ पे एक 10th क्लास के बच्चे ने कमेंट किया है और उसने एक अपनी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया है और वो चाहता था कि मैं उसको आंसर करूं। और मुझे लगा कि जो उसकी प्रॉब्लम है वो काफ़ी कॉमन है, खाली उसके साथ ही नहीं है, वो प्रॉब्लम बहुत लोगों के साथ रहती है। ठीक है। और जो उस 10th क्लास के बच्चे की प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम हम सबकी भी है। ठीक है, चाहे हम 30s में हो, चाहे अपने 40s में हो, चाहे अपने 50s में हो, वो प्रॉब्लम इतनी कॉमन है कि हम सबको अफेक्ट करती है। ठीक है, तो अभी देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। तो वीडियो को आप कोशिश करिएगा, एंड तक देखिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिले सीखने के लिए वीडियो से। तो बच्चे का सवाल था यहाँ पे। तो बच्चा लिखता है कि मैं अपने फ्यूचर को लेके बहुत कंफ्यूज हूँ। ये 10th क्लास का बच्चा है। वो लिख रहा है कि मैं अपने फ्यूचर को लेके बहुत कंफ्यूज हूँ। मैंने बहुत कुछ ट्राई किया, मैंने डिजिटल मार्केटिंग ट्राई करी, मैंने एक्टिंग ट्राई करी है, उसने उसने एनिमेशन ट्राई किया, उसने गेम डेवलपमेंट ट्राई किया है 10th क्लास के बच्चे ने, और उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ट्राई किया है। अब वो कह रहा है कि मैं बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ, मैं इरिटेट हो जाता हूँ और मैं बहुत कंफ्यूज रहता हूँ। मैं इन चीज़ों की वजह से, क्योंकि मैं बोर रहता हूँ, मैं कंफ्यूज रहता हूँ, मैं इरिटेट रहता हूँ, मैं इसकी वजह से अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाता और मैं जानना चाहता हूँ कि 10th के बाद मैं कौन सी स्ट्रीम को चूज़ करूँ। तो ये उस बच्चे का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन हमारे लिए भी क्यों ज़रूरी है, मतलब क्योंकि मोस्टली जो यहाँ पे व्यूअर्स हैं वो मेरे 15 साल से लेके 40 साल तक के बीच के हैं। तो ये बड़ों के लिए भी क्यों ज़रूरी है, जो 30s में है, जो 40s में है, उनके लिए भी क्यों ज़रूरी है। क्योंकि हम सब भी ना ऐसे ही हैं। अगर आप देखोगे लाइफ में, हम सब भी बहुत ज़्यादा बोर होते हैं, हम सब भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी होते हैं, हम इरिटेट भी होते हैं। तो ये सारे क्या है ना, जो इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, जो माइंड की स्टेट है, ये हम सबकी भी बहुत हद तक उस बच्चे के जैसी है। ठीक है, क्वेश्चन भले ही डिफरेंट है, बट जो बेसिक अंडरलाइंग हमारे जो इमोशंस हैं और जो फीलिंग्स हैं जो उस बच्चे ने बात की है, वो हम सब में भी आपको कॉमन मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन, जो प्रॉब्लम है, ये आप सबके लिए भी बनती है। ठीक है, तो अब मैं इसका आंसर दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यार, जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, मैं यहाँ नाम नहीं लूंगा, इनोनिमस रखूंगा आइडेंटिटी को। आपको कॉन्ग्रेट्स है, क्योंकि 10th क्लास की एज में अगर आपने इतना कुछ किया है, एटलीस्ट आपने भले ही ट्राई किया, ठीक है, बहुत बड़ी सक्सेस नहीं मिली, बट एटलीस्ट इफ़ यू हैव ट्राइड इट, वो अपने आप में एक काबिल तारीफ बात है। क्योंकि 10th क्लास में आप एनिमेशन से लेके, गेम डेवलपमेंट से लेके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेके, सारी चीज़ें आपने, इतनी चीज़ें आपने ट्राई की हैं, तो ये काफ़ी बड़ी बात है। ठीक है, मैंने 10th क्लास में कुछ भी ट्राई नहीं किया था। ठीक है, तो दिस मीन्स कहीं ना कहीं आप, जो हमारी जनरेशन है, बिकॉज आई विल बी टर्निंग 35 विद इन नेक्स्ट 10 days। ठीक है, तो जो मिलीनियल्स की जनरेशन है, उससे जो आपकी जनरेशन है वो डेफिनेटली बहुत आगे है। कुछ चीज़ों में तो डेफिनेटली बहुत आगे है। तो बहुत लोग जो भी ये कहते हैं कि जो बच्चे हैं सिर्फ टाइम ही खराब करते रहते हैं इंटरनेट के ऊपर, वो कुछ सीखते नहीं है, तो ये बात भी गलत है। यहाँ पे ये लड़का इस चीज़ को डिस्प्रूव कर रहा है। उसने 10th क्लास की एज में इतना कुछ सीखा है, ट्राई भी किया, विच इज़ इट्सेल्फ इज अ इट्स वर्दी ऑफ एप्रिसिएशन। तो पहली चीज़ तो ये है। अब बात करते हैं, मेन बात पे आते हैं। इस बच्चे ने 4 पॉइंट्स को यहाँ पे, 4 इमोशंस को, 4 फीलिंग्स को यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। उसने बोला है कि मैं बोर होता हूँ, मैं इरिटेट होता हूँ, मैं कंफ्यूज होता हूँ, और वो उसको समझ में नहीं आता कि उसको आगे करना क्या है लाइफ में। ठीक है, ये 4 चीज़ें हैं। तो अब इसको डीप में देखेंगे, समझेंगे कि क्या कहना चाह रहा है। मैं पहले ही यहाँ पे बोल दूँ कि हो सकता है वीडियो लंबा हो। ठीक है, सो आई अपोलोजाइज, क्योंकि मैं छोटे वीडियोस बनाने में ज़्यादा बहुत इंटरेस्टेड रहता नहीं, क्योंकि छोटे वीडियोस ना बहुत क्विक होते हैं, उसमें आदमी को कुछ सॉल्यूशन अच्छा मिलता नहीं है, प्रॉब्लम को ठीक से एनालाइज कर नहीं पाते। तो जल्दी जल्दी के चक्कर में मैं कोई भी ऐसा वीडियो या सॉल्यूशन नहीं देना चाहता जो कि एक हाफ बेक्ड काइंड ऑफ हो। ठीक है, तो बात करते हैं, वापस आते हैं इस पे। तो बच्चे को बोर्डम हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है, और उसको समझ में नहीं आ रहा कि इसको आगे क्या करना है। तो एक एक करके समझेंगे। पहले समझते हैं बोर्डम को, कि बोर्डम है क्या। ठीक है, क्यों बोर्डम होता है, क्यों हम बोर होते हैं। यार देखो, पहली चीज़ तो ये है कि बोर्डम कोई एक नेगेटिव इमोशन नहीं है। ठीक है, ये बोर्डम कोई एक नेगेटिव चीज़ नहीं है। मोस्टली क्या होता है, लोग ना बोर्डम को बहुत नेगेटिव लेके चलते हैं कि बोर होने तो बड़ी ख़राब चीज़ है। ऐसा नहीं है।
ठीक है, क्योंकि ये बोर्डम ही है जिसकी वजह से इंसान यहाँ तक पहुँचा है। आप मान लो इंसान का जो एवोल्यूशन हुआ है, स्टार्टिंग इंसान की जंगलों में हुई है, अफ्रीका के जंगल्स में थे, सवानाज में, ठीक है। तो इंसान अफ्रीका में जंगलों में रहता था, तो अगर वो बोर नहीं होता, अगर वो सिर्फ गुफा में बैठा ही रहता, तो कुछ अगर वो नया नहीं ढूंढता, तो यहाँ तक नहीं पहुँचता। जो इतनी साइंस टेक्नोलॉजी डेवलप करती है, ये तभी करती है जब कोई ना कोई किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे बोर होता है। जो एग्जिस्टिंग काम है वो आपके लिए बहुत डल है, आप उससे बोर होते हो, तब आप कुछ नया ढूंढते हो, ठीक है। तो ह्यूमंस क्या है, ह्यूमंस नोवेल्टी सीकिंग इंडिविजुअल्स हैं। हमें नया चाहिए होता है, हमें हमेशा हमेशा नए की तलाश होती है। नया हम कब तलाशते हैं, जब हम जो हमारे पास ऑलरेडी है हम उससे बोर हो जाते हैं, ठीक है। तो बोर्डम कोई खराब चीज़ नहीं है। तो पहली चीज़ तो आप ये समझो, जो भी शख्स है यहाँ पे जिन्होंने सवाल पूछा है, कि आप अपने आप को बोर्डम कि आप बोर हो रहे हो ये कह के कि अपने आप को ब्लेम करना बंद कर दो, ठीक है। तो पहली चीज़ ये है कि वो बोर्डम खराब चीज़ नहीं है। अब सेकंड चीज़ ये आती है, अब देखेंगे कि आप बोर हो क्यों रहे हो, क्यों आप बोर हो रहे हो। आपको उसके डीप में जाना पड़ेगा कि क्यों बोर्डम क्यों आ रही है आपको। इसके पीछे दो रीज़न हो सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जो भी चीज़ें आप कर रहे थे वो आपको समझ में नहीं आ रही थी, ठीक है। जैसे अगर मान लो मैं अभी बायोलॉजी पढ़ने बैठ जाऊँ और समझ में मुझे कुछ ना आए, तो ऑब्वियसली फिर मैं बोर होना स्टार्ट हो जाऊँगा। जैसे आपने देखा बच्चे क्लास में बहुत बार बोर होते हैं, पीछे सोते रहते हैं, टीचर बार बार उनको जगाता है कि सुनो मेरी बात सुनो। बच्चा कहता है मैं तो बोर हो रहा हूँ। वो बोर बच्चा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसको बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो जब भी हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो हम उस चीज़ से बोर हो जाते हैं। तो पहली चीज़ तो ये आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि जो आपने इतनी चीज़ों का नाम लिया है अभी, कि आपने एआई किया, आपने एनिमेशन किया, आपने गेम डेवलपमेंट किया, सच में आपको समझ में आया कि नहीं आया, या सिर्फ आपने देखा कि यार ये तो बड़े ना बज़वर्ड्स हैं, हर बंदा यही कर रहा है। अब आज की डेट में हर जगह दिखाई देता है हमें कि प्रोग्रामिंग का फ्यूचर है और आने वाले टाइम में मशीन लर्निंग काम करेगी, डीप लर्निंग काम करेगी, ये सारी टेक्नोलॉजीज काम अभी भी कर रही हैं काम, आगे वाले टाइम में इन्हीं का फ्यूचर है। तो आपने सोचा कि ना ये एक फैशन स्टेटमेंट है, तो मैं भी बस थोड़ा सा देखता हूँ हल्का फुल्का, अब चलो बोलने के लिए तो हो ही जाएगा कि मैंने इन चीज़ों में कुछ काम किया है, ठीक है। तो अपने आप को इंसान की ना एक बड़ी वो होती है टेंडेंसी कि हम दूसरों को बेवकूफ़ तो बनाते ही हैं, हम खुद को ही बहुत बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। और जो झूठ हम दूसरों से बोलते हैं वो उतना डेंजरस नहीं होता, ज़्यादा बड़ा डेंजरस झूठ वो है जो हम खुद से बोलते हैं। तो आप ये देखो कि सच में क्या आपने जिन चीज़ों का नाम लिया है आपको वो चीज़ें समझ में आ भी रही हैं कि नहीं आ रही हैं। क्योंकि अगर समझ में नहीं आ रही तो वो आपको चीज़ें आपको बोर करेंगी। तो एक वजह तो ये हो सकती है कि आप इसलिए बोर हो रहे हो क्योंकि आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही, सिर्फ क्योंकि दुनिया कर रही है इसलिए आपने थोड़ा बहुत उसमें हाथ पैर मारे हैं, लेकिन आप डेप्थ में नहीं गए उसके, आपने रियली उसको चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं किया है, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज दिस। सेकेंड, ये भी हो सकता है कि वो चीज़ आपकी एरिया ऑफ इंटरेस्ट ना हो। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मुझे इकोनॉमिक्स बिल्कुल पसंद नहीं है। अब आप मेरे को कितने भी इकोनॉमिक्स समझाते रहो, ठीक है, तो फिर भी मुझे वो इकोनॉमिक्स बोर करेगी ही करेगी क्योंकि मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है उस चीज़ में। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ हो सकता है कि ये जो आपने फील्ड चूज़ करी वो आपका सच में एरिया ऑफ इंटरेस्ट ना हो, लेकिन क्योंकि सब कर रहे हैं, हर बंदा कर रहा है ना आज की डेट में, एआई भी कर रहा है, गेम डेवलपमेंट भी कर रहा है, मोस्टली लोग कर रहे हैं, तो आपने देखा सब कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ, क्योंकि हम पीछे नहीं रहना चाहते। हमारी ह्यूमंस की ना टेंडेंसी होती है कि हम ग्रुप्स में, हमारा जो एवोल्यूशन हुआ है ना जंगलों में वो ग्रुप्स में हुआ है, तो हम अकेले नहीं रहना चाहते, हम पीछे नहीं हटना चाहते, हम आइसोलेट नहीं होना चाहते। इसके पीछे अलग रीजंस हैं, एवोल्यूशनरी रीजंस हैं, अभी मैं उसमें नहीं जाऊंगा। बस आप ये समझ लो कि हमारी टेंडेंसी होती है कि जो भीड़ फॉलो करती है ना हम वो फॉलो करते हैं। उसके अपने बेनिफिट्स भी होते हैं, ऐसा नहीं कि जो हमेशा जो भीड़ फॉलो करती है वो गलत ही होता है, लेकिन अभी आपको सिर्फ ये समझना ज़रूरी है कि ये भी हो सकता है कि आपको उन चीज़ों में सिर्फ इंटरेस्ट हो ना, सिर्फ दूसरों को देखा देखी आपने वो चीज़ करने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो बोर्डम के पहला चीज़ ये सॉल्व हो रही है कि आपकी बोर्डम के पीछे दो रीज़न हो सकते हैं, या तो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, या फिर उस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है ही नहीं नेचुरली, सिर्फ आपने दूसरों को देखा देखी उस चीज़ में आप एंटर कर गए, ठीक है। तो हमने फिर इसको सॉल्व किया बोर्डम को। सेकंड उस पर आते हैं, जैसे बच्चा बोलता है कि मुझे इरिटेशन बहुत होती है, ठीक है। तो इरिटेशन क्यों होती है इससे पहले कि आप इरिटेट क्यों होते हैं मैं इस पर बात करूंगा कि आप कंफ्यूज क्यों होते हो, ठीक है। आपने बोला मुझे कंफ्यूजन होता है। देखो जैसे मैंने बोला था ना बोर्डम कोई ख़राब चीज़ नहीं है, ऐसे ही कन्फ्यूज़न भी कोई ख़राब चीज़ नहीं है। बार्टन रसल एक नोबेल प्राइज़ विनर है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एक जीनियस माइंड था। बार्टन रसल ने बोला था दुनिया में जितने भी
इंटेलिजेंट लोग हैं वो हमेशा डाउट में रहते हैं, तो डाउट में रहेंगे तो थोड़ा डाउट से कन्फ्यूजन आता है। तो बार्टन रसल कहता था कि दुनिया में जितने भी इंटेलिजेंट लोग हैं उनमें उनके अंदर डाउट होता है, उनके अंदर कन्फ्यूजन होता है, और जो दुनिया में बेवकूफ़ लोग हैं वो बहुत सर्टेन होते हैं। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो एक साइन है कि आप इंटेलिजेंट हो। कंफ्यूज आदमी कब होता है? जब उसके पास ना दिमाग में दो ऑप्शंस होते हैं कि यार ये भी है और यार ये भी है, मैं क्या चूज करूं, या फिर दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जब आपके दिमाग में मल्टीपल ऑप्शंस होंगे या दो ऑप्शंस होंगे तो कंफ्यूजन आएगा। जब लैक ऑफ क्लैरिटी होगी तो कंफ्यूजन आएगा। लेकिन इतने ऑप्शंस माइंड में लेके आना, चाहे दो हो चाहे चार हो, ये अपने आप में एक इंटेलिजेंस का साइन है। क्योंकि जैसा कि बार्टन रसल ने बोला कि इंटेलिजेंट लोगों के अंदर डाउट होते हैं और कन्फ्यूजन होता है, और वो कभी भी 100% सर्टेन नहीं होते। और जो बेवकूफ़ लोग हैं, ठीक है, जिनके अंदर बुद्धि कम है, वो हमेशा बहुत सर्टेन दिखाई देंगे आपको। ठीक है, तो ये चीज़ आप मान के चलो कि अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इट्स अ साइन, इट्स अ गुड साइन दैट यू आर इंटेलिजेंट। आप एक्सप्लोर कर रहे हो लाइफ को। ठीक है, तो अपने आप को ये कह के कोसना बंद कर दो कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। ठीक है, अभी आपकी एज कम है, अभी आप लाइफ को एक्सप्लोर कर रहे हो, बहुत ऑप्शंस अभी आपके सामने खुलेंगे, तो यू आर एक्सप्लोरिंग इट एंड यू शुड एंजॉय एक्सप्लोरिंग। ओके, सो डोंट बिकम फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ दिस। ये अभी आप जर्नी पे हो, ठीक है, और हमारी क्या होता है, हमको जल्दी रहती है पहुंचने की एंड पे, तो हम जर्नी को एंजॉय नहीं करते, हम गोल को एंजॉय करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको इस चीज़ को अपने चेंज करना पड़ेगा। आप कंफ्यूज रह रहे हो, इट इज़ परफेक्टली नेचुरल। इट्स अ साइन दैट यू आर इंटेलिजेंट। इट्स अ साइन कि आप रिस्क लेते हो, ट्राई करते हो नई नई चीज़ें। इट इज़ अ गुड थिंग। ये चीज़ आपको आगे लेके जाएगी। ठीक है, आपको थोड़ा सा अपने आप को, जब एक कहानी सुना रहे हो ना, स्टोरी जो सुना रहे हो अपने माइंड में, क्योंकि हम सब अपने आप को ना स्टोरी सुनाते रहते हैं पूरा टाइम, 24 घंटे हमारे अंदर एक इनर मोनोलॉग चलता है। तो आप क्या स्टोरी सुनाते हो ना, उस पर डिपेंड करता है कि आपका मूड कैसा रहेगा। तो आप जो स्टोरी सुना रहे हो ना अभी आप अपने आप को कि मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मैं बोर रहता हूँ, तो आप इसको ना अपने आप को बहुत एक नेगेटिव स्टोरी सुना रहे हो। ये सब चीज़ें बेकार हैं, क्योंकि बहुत हद तक आपने ये चीज़ें ली हैं बाहर से। सबने बोला है कि कंफ्यूज होना अच्छी चीज़ नहीं होती, बोर होना अच्छी चीज़ नहीं होती, तो आपने ये सब ना कंडीशनिंग हो गई है आपकी। आपने ये इनपुट्स बाहर से ले लिए हैं कि ये चीज़ें खराब हैं। तो जैसे ही फिर आप बोर होते हो, आप कंफ्यूज होते हो, तो आप अपने आप को कर्ज करना स्टार्ट कर देते हो। और क्योंकि आप कंटिन्यूसली फिर अपने आप को फिर कर्ज करते रहते हो, ठीक है, अपने आप को कोसते रहते हो, तो आप फिर इरिटेट होते हो। इसीलिए अब यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा कि आप इरिटेट क्यों होते हो। आप इरिटेट इसलिए होते हो क्योंकि आपको लगता है कि मैं बोर हो रहा हूँ, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो ये बेकार चीज़ें हैं। क्योंकि इस चीज़ को सोसाइटी में अच्छा नहीं माना जाता कि ये कोई इंसान बोर रहता है पूरा टाइम, या कोई इंसान पूरा टाइम ये बोलता रहे कि मैं कंफ्यूज हूँ, तो इसको लोग दुनिया में अच्छा नहीं मानते। क्योंकि दुनिया में लोग अच्छा नहीं मानते, तो फिर आप भी अच्छा नहीं मानते, तो फिर आप अपने आप को कर्ज करते रहते हो। सो यू गेटिंग माई पॉइंट। इसीलिए आप अपने आप को ब्लेम करते रहते हो। तो फिर आप जब कंटिन्यूसली आप अपने आप को ब्लेम करोगे तो आप इरिटेट रहोगे। वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू चेंज योर स्टोरी। ठीक है, मैंने बोला ना, देखो, एक होता है एक रियलिटी, दुनिया में एक रियलिटी हो रही है, और फिर एक होता है परसेप्शन, कि हम उस रियलिटी को परसीव कैसे करते हैं। इसमें दोनों में डिफरेंस है। दुनिया में कुछ होता है और उसको हम कैसे परसीव करते हैं, इसमें गैप होता है। वो गैप क्या होता है? वो गैप होता है स्टोरी, कि आप अपने आप को क्या स्टोरी सुना रहे हो। अगर वो स्टोरी अच्छी है तो आप खुश रहोगे, अगर वो स्टोरी बहुत नेगेटिव है, एंग्जाइटी भरी हुई है, तो आप एंशियस भी रहोगे, आप नेगेटिव भी रहोगे। सो यू हैव टू चेंज। आप जो स्टोरी अपने आप को सुनाते हो ना कंटिन्यूसली, उस स्टोरी को आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप इसमें आपको ये आंसर जरूर मिल गया कि आप हमने तीन चीज़ों को कवर किया, हमने बोर्डम को कवर किया, हमने कन्फ्यूजन को कवर किया, हमने आपकी इरिटेशन को कवर किया। ठीक है, अब फाइनली आता है कि स्ट्रीम क्या चूज़ करनी है। बच्चा पूछता है यहाँ पे कि मुझे आगे समझ में नहीं आता लाइफ में, मुझे आगे क्या करना है, तो मुझे क्या स्ट्रीम चूज़ करनी है। यार देखो, ये जो चीज़ है ना कि मुझे लाइफ में आगे क्या करना है, क्या स्ट्रीम चूज़ करनी है, ये कन्फ्यूज़न बहुत लोगों को बहुत लंबे टाइम तक रहता है। ठीक है, ये इतना आसान क्वेश्चन नहीं है कि इसको हम एक वीडियो में आंसर कर दें और बहुत ईजिली इसको आंसर कर दें, क्योंकि इसका आंसर ना कोई रेडीमेड नहीं है। बट मैं आपको थोड़े से ना पॉइंटर्स दे सकता हूँ, थोड़े से मैं आपको डॉट्स दे सकता हूँ, तो आप उन डॉट्स को थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे पहले मैं एग्जांपल दूंगा कि मुझे लाइफ में क्या करना है आगे। ये सिर्फ इस पर रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि आपको 10th के बाद क्या चूज़ करना है। ऑब्वियसली वो चीज़ बहुत मैटर करेगी, आप 10th के बाद क्या चूज़ कर रहे हो, क्योंकि ये स्टार्टिंग स्टेप है। लेकिन जो मैं भी आपको आंसर दूंगा, आपको लाइफ में आगे भी हेल्प करेगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि अभी तो आप कोई स्ट्रीम ले लोगे, लेकिन 10-15 साल बाद आपको लगेगा शायद कि यार ये स्ट्रीम तो मैंने गलत ले ली थी, मुझे तो ये बनना ही नहीं था, मुझे तो कुछ और बनना था। तो तब भी आपको उस टाइम पे भी शायद ये आंसर हेल्प करे। तो आई एम गिविंग यू सम काइंड ऑफ
मैं आपको थोड़ा सा पॉइंटर्स दे रहा हूँ, कुछ डॉट्स दे रहा हूँ। तो कुछ मैं आपको ना थोड़ा एग्जांपल दूंगा, स्टोरी सुनाता हूँ आपको। एक मैरी क्यूरी का नाम आप सबने शायद सुना होगा, नहीं सुना तो बता देता हूँ। जो मैरी क्यूरी थी, मैरी क्यूरी एक साइंटिस्ट थी, इनको नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स में और केमिस्ट्री में। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है कि विमेन को नोबेल प्राइज़ मिलना, क्योंकि विमेन को नोबेल प्राइज़ जनरली अगर आप हिस्ट्री में देखोगे तो कम दिए गए हैं। तो यहाँ पे ये भी एक बार क्वेश्चन उठा था कि कहीं ना कहीं हम बायस्ड हैं, ठीक है, मैन की तरफ, कि हम विमेन को उतना अप्रिसिएशन और उतना वो देते नहीं है क्रेडिट जितना उनको मिलना चाहिए। तो एनीवेज मैं उसमें नहीं जाऊँगा हिस्ट्री में। तो मैरी क्यूरी को फर्स्ट वेमेन थी जिसको फिजिक्स में और केमिस्ट्री में दोनों में नोबेल प्राइज़ मिला। शी वॉज अ जीनियस, ठीक है, जीनियस थी। अब अगर हम उनके बचपन में जाएं तो बचपन में क्या था, जो उनके फादर थे ना, उनकी एक लैब थी, फिजिक्स केमिस्ट्री की लैब थी, वहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट्स करते थे। तो मैडम क्यूरी बचपन में जब वो 4 साल की थी, ना, तो उस लैब में जब जाती थी ना तो बहुत हैरान होती थी। शी वॉज अमेज्ड, ठीक है। एक उनके अंदर ना एक ओवरवेलमिंग वाली फीलिंग आती थी जब वो लैब्स में जाके उन पूरे जो एपरेटस होता है, पूरा जो सामान होता है ना एक्सपेरिमेंटेशन का, जब उसको देखती थी ना तो उनके अंदर जोश भर जाता था। सरप्राइजिंग, एक बहुत सरप्राइज होती थी देख के, मज़ा आता था उनको, एक अलग से ना फील आती थी, एक कॉल आती थी, जैसे कि वो जो एपरेटर्स है उनको बुला रहे हैं अपने पास कि क्यूरी आओ और कुछ एक्सपेरिमेंट्स करो। 4 साल का बच्चा है वो। शी वॉज जस्ट 4 years old। आगे जब वो बड़ी हुई, जैसे ही उनको मौका मिला, उनका जब जब पढ़ाई उन्होंने पूरी की तो बहुत ही ज़्यादा एंथुजियाज्म के साथ उन्होंने आके एक्सपेरिमेंट्स करे और उन्होंने फिर नोबेल प्राइज़ जीता। कहने का मतलब क्या है, आप देखो, बहुत बचपन में एक इनर कॉल आ जाती है, हम ना उस आवाज़ को सुनते नहीं है। बहुत बचपन में हमें एक कुछ चीज़ ज़रूर होती है, एक ऐसी फोर्स होती है हमें जो एक पर्टिकुलर चीज़ की तरफ खींचती है। बट द थिंग इज दिस, बिकॉज ऑफ द वॉइस ऑफ द सोसाइटी, बिकॉज ऑफ द वॉइस ऑफ अदर पीपल, बिकॉज ऑफ कि दूसरे क्या कह रहे हैं, उनके ओपिनियन से हम इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हम अपनी अंदर इनर वॉइस सुनते ही नहीं है, ठीक है। फिर दूसरा एग्जाम्पल दूंगा, तो मैडम क्यूरी का एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। सेकंड एग्जाम्पल आप मान लो चार्ल्स डार्विन का। चार्ल्स डार्विन एक नेचुरलिस्ट थे, एक बायोलॉजिस्ट थे, ठीक है। जो दुनिया में हम आप देखते हो ना कि इंसान, हम बोलते रहते हैं कि इंसान के जो पूर्वज हैं वो बंदर थे, चिंपैंजी थे, ये थे, ठीक है। एग्जैक्टली तो वो स्टेटमेंट ठीक नहीं है, लेकिन जो लेमन टर्म्स में बोला जाता है, ये बोला जाता है। हमने देखा भी होगा, एक डायग्राम देखते हैं कि ऐसे बंदर से होते होते एक इंसान बन गया। तो ये जो एवोल्यूशन, एक्चुअल में एवोल्यूशन है, डायग्राम तो करेक्ट नहीं है लेकिन अभी इसमें नहीं जाऊँगा। लेकिन आप ये मान के चलो कि ये जो एवोल्यूशन की थ्योरी है कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, ये स्पीशीज़, जो दुनिया में जितने स्पीशीज़ हैं कहाँ से ओरिजिनेट हुए, कैसे इनका ओरिजिन हुआ, ये सब जो थ्योरीज है ना, एवोल्यूशन की थ्योरी चार्ल्स डार्विन ने ली थी। चार्ल्स डार्विन ने बायोलॉजी की फील्ड को बदल के रख दिया था और अपने टाइम में उन्होंने बहुत ज़्यादा जो कन्वेंशनल जो थॉट्स थे उनको चैलेंज भी किया था। तो डार्विन बहुत यंग एज से, डार्विन की स्टोरी क्या है देखो, आज की डेट में बायोलॉजी में जो भी इंसान बायोलॉजी में है, डार्विन का नाम जरूर जानता है। बहुत बड़ा फिगर है, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँगा बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन है तो हर बंदा जानता है अमिताभ बच्चन कौन है, ठीक है। तो ऐसे ही बायोलॉजी में चार्ल्स डार्विन है। तो डार्विन की स्टोरी क्या थी, उनके जो फादर थे वो डॉक्टर थे, वो चाहते थे कि डार्विन भी डॉक्टर बने, बट डार्विन का इंटरेस्ट नहीं था डॉक्टरी में। उनका इंटरेस्ट था, वो क्या करते थे, बहुत छोटी यंग एज से, 4-5 साल के थे तो बैठ के चिड़ियों को देखते रहते थे, बैठ के प्लांट्स को देखते थे, कुछ पत्थर इकट्ठे कर लेंगे, कभी कुछ बीक होती है चिड़िया की चोंच, उसको इकट्ठा कर लाएंगे, कभी कुछ इंसेक्ट्स होते थे उनको इकट्ठा कर लेते थे। उनकी आदत थी कि नेचर में जाके चीज़ों को ऑब्जर्व करना और जो नेचुरल स्पेसिमेंस होते थे छोटे छोटे, ठीक है, इंसेक्ट्स को उठा लेना, पत्तों को उठा लेना, तो इन चीज़ों को इकट्ठा करते रहते थे, नेचर को ऑब्जर्व करना और फिर उसके बारे में सोचना, नेचर के बारे में इमेजिन करना कि ये चीज़ ऐसी क्यों है, ये चीज़ ऐसी क्यों है। ये इनका क्या था, ये इनका हॉबी थी इनकी। अब फादर कहते थे तुम्हें डॉक्टर बनना है, लेकिन क्या हुआ, ये जैसे ही सर्जरी के रूम में गए, जैसे ही इन्होंने देखा मेडिकल स्कूल में कि जैसे ही ब्लड देखा ना उन्होंने वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर में, तो ये भागते हुए बाहर आ गए, चीखते चिल्लाते हुए। उन्होंने बोला भाई मैं डॉक्टरी नहीं कर पाऊंगा, मैं ब्लड नहीं देख सकता। तो इनके फादर ने उनको बोला कि यार तू कुछ नहीं करेगा, तू नाम खराब करेगा हमारे पूरे खानदान का, ठीक है। तो फादर भी फिर इनके गिव अप सा कर देते हैं। फिर इनको एक बार चांस मिलता है
शिप में जाने का। एक शिप होती है HMS बीगल, तो उसमें ये घूमने गए और ये पूरी दुनिया घूमे थे, ठीक है, वहाँ से होते हुए, इंग्लैंड से होते हुए, साउथ अमेरिका से होते हुए, गैलापेगोस आइलैंड से होते हुए, ब्राज़ील से ऑस्ट्रेलिया होते हुए, पूरा फिर पूरी दुनिया घूम के आए थे। जब ये दुनिया घूम के आए थे ना, तो वहाँ पे ये अलग अलग चीज़ें उन्होंने इकट्ठी करी, वहाँ की लाइफ को ऑब्जर्व किया, फिर इन्होंने बनाई अपनी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। पहले जब ये इंग्लैंड में रहते थे, जब पढ़ाइयाँ कर रहे थे, नॉर्मल पढ़ाई करते थे, जब कन्वेंशनल स्कूल गोइंग, जब स्कूल में पढ़ते थे तो बड़े बोर रहते थे, ये भी जैसे आपने बोला ना, बड़े बोर होते थे, इंटरेस्ट ही नहीं आता था। लेकिन जब इनको वो मौका मिला कि शिप में जाना है, पूरी दुनिया घूमनी है, जो ये हमेशा से चाहते थे कि नेचर को ऑब्जर्व करें, दुनिया घूमें और देखें कि अलग अलग जगहों पे कैसे एनिमल्स, प्लांट्स और जो स्पीशीज हैं वो कैसे बिहेव करती हैं, जब इनको जो काम ये करना चाहते थे वो काम इनको करने का जब मौका मिला, तो ये सब बोर्डम वोर्डम भूल गए। 15-15 घंटे काम करना, 16-16 घंटे काम करना, इनको फिर ना एक मज़ा आने लगा, क्योंकि वो उनकी इनर कॉलिंग थी बचपन की। और जो फादर उनको कहते थे वो उनकी इनर कॉलिंग नहीं थी, इसलिए वो उस चीज़ से जल्दी बोर हो गए, उनको फिर मेडिकल उसमें स्कूल में मज़ा नहीं आया, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, डार्विन को भी बचपन से ना एक नेचुरल इनर कॉलिंग थी, ही वॉन्टेड टू बिकम अ नेचुरलिस्ट। ऐसी स्टीव जॉब्स थे, ठीक है। अभी उनकी कहानी नहीं सुनाऊंगा, लंबा हो जाएगा, बट एक बात ध्यान रखो, बहुत यंग एज में स्टीव जॉब्स 5-6 साल के थे, तो एक बार वो इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर के साइड से जा रहे थे एंड ही वॉज ऑब्सेस्ड बाय डिज़ाइन, ही वॉज कम्प्लीटली, क्या बोलूँगा, एकदम एब्जॉर्ब्ड हो गए थे। डिज़ाइन देखते थे ना चीज़ों का, तो एकदम से ना ऐसा होता था, बिल्कुल ऑब्सेस से हो जाते थे। डिज़ाइन का बड़ा उनको फितूर था, एक पागलपन सा था कि डिज़ाइन बहुत अच्छा होना चाहिए चीज़ का। वो 5 साल की एज से था उनके अंदर। जैसे ही किसी चीज़ के पास से जाते थे ना, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर के पास से, तो डिज़ाइन देखते थे, यार इस चीज़ का डिज़ाइन कैसा है, इसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इमेजिन करना शुरू कर देते थे। तो आप तीनों ही चीज़ों में, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिए, मैडम क्यूरी का, डार्विन का, जॉब्स का भी, ऐसे तो काउंटलेस एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो मैं देना नहीं चाहूँगा, 3 पे इसको खत्म करते हैं। ये तीनों एग्जाम्पल जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं, तीनों ही केस में आप देखो बचपन से एक बहुत स्ट्रॉन्ग इनर कॉलिंग आ रही है। तो आप ना कोशिश करो थोड़ा जानने की, क्या सीखना। अभी मैंने अभी कि आपकी इनर कॉलिंग क्या है, अब कैसे मालूम पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोगों से तो जब मैं बोलता हूँ कि आप इनर कॉलिंग के बारे में, थोड़ा लोग कहते हैं हमारी तो कोई इनर कॉलिंग है नहीं। तो ऐसा नहीं है कि इनर कॉलिंग है नहीं लोगों की, मेन चीज़ ये है कि लोगों ने उसको उस पर काम नहीं किया है, ठीक है। अब काम कैसे कर सकते हो आप, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लेके बैठो एक कॉपी पेन, आराम से ना दरवाजे सारे बंद कर लो, कंप्लीटली डिटैच हो जाओ हर चीज़ से, ठीक है। ये स्टीव जॉब्स का भी तरीका ऐसी था, जब भी उनको कुछ प्रॉब्लम होती थी ना, वो बैठ जाते थे और सब चीज़ों को, बिल्कुल कुछ भी प्रॉब्लम होती है सबसे अपने आप को डिटैच कर लेते थे, कमरे में बंद, बिल्कुल बाहर नहीं आते थे जब तक उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर लेंगे। तो आपको भी यही करना है, कमरे में बैठ जाओ, सब बंद कर लो, सिर्फ कॉपी पेन लेके बैठो। अब उस पर लिखो कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, 2 कॉलम बनाओ, और क्या वीकनेस है, राइट डाउन, इस क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर आपको ये नहीं मालूम ना कि स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, आप जो भी डिसीजंस लोगे ना आप आगे जाके करियर को लेके और चीज़ों को लेके, चांसेस है वो फिर गलत डायरेक्शन में निकलेंगे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप ये देखो आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, क्योंकि जो आपकी स्ट्रेंथ होगी ना, वहीं से आपको एक इनर कॉल मिलना स्टार्ट होगी, क्योंकि जिस चीज़ की आपकी इनर कॉल होगी ना, उसमें ऑब्वियसली आप अच्छे होगे, ठीक है। तो स्टार्ट डूइंग दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, पहला पॉइंट। सेकंड, इस चीज़ पर ध्यान दो कि क्या वो चीज़ है जिसको करते टाइम आपको टाइम का पता ही नहीं चलता, मतलब बिल्कुल आप खो जाते हो, उसको हम बोलते हैं फ्लो, ठीक है। एक जापानीज बुक में पढ़ रहा था, इकिगाई करके, तो उसमें चीज़ मेंशन थी कि एक ऐसी क्या चीज़ है जिसको करते टाइम आपको दुनिया का बिल्कुल ही, क्या कहते हैं, सुध बुध ही ना रहे, ठीक है। आप इतना ज़्यादा उस चीज़ में एब्जॉर्ब्ड हो जाओ, तो यू हैव टू फाइंड इट कि वो चीज़ क्या है, इसको हम बोलते हैं फ्लो, कि आप बिल्कुल पानी की तरह बहो विदाउट एनी रेजिस्टेंस, ठीक है। तो फाइंड आउट क्या वो चीज़ है, आपके पास इस चीज़ का आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट ये है, और थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको, जब फ्लो के बारे में पता चलेगा ना, तो वो चीज़ करते टाइम ना आपको थोड़ा सा ना अंदर से अच्छा फील होगा। थोड़ा मैं आपको हिंट्स दे रहा हूँ कैसे पता चलेगा आपको कि जो फ्लो कैसे, कि वो क्या चीज़ है जिसको करते टाइम मुझे ऐसा महसूस हो। जब वो चीज़ आपको मिलेगी, यू विल लव डूइंग इट, यू विल एंजॉय इट। एग्जाम्पल जैसे कि सचिन तेंदुलकर ले लो, विराट कोहली ले लो, तो अगर आप देखोगे तो वो 5-5 घंटे 10-10 घंटे भी क्रिकेट खेल सकते हैं,
क्योंकि उनको मज़ा आता है, दे सीरियसली लव डूइंग इट। तो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। लियोनार्डो डा विंची, ठीक है, अगर आप उनसे पूछते पेंटिंग करते टाइम, जब वो पेंटिंग करते थे तो वो भूल जाते थे सब कुछ, उनको मज़ा आता था। दिस इज, यू विल लव डूइंग इट, यू विल एंजॉय डूइंग इट, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये आपको अंदर से फील आ रही है वो चीज़ करते टाइम, तो दैट मीन्स दैट्स कि वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, फिर उस पर आपको थोड़ा रिफ्लेक्ट करना चाहिए, ठीक है। और वो चीज़ें करते टाइम, ठीक है, जो इनर कॉल वाली चीज़ें होंगी ना, जो फ्लो वाली चीज़ें होंगी, वो चीज़ें करते टाइम ना आपको एंग्जाइटी और सफरिंग, पेन, ये कंपैरेटिवली कम होगा। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, ऐसा नहीं कि आपको कभी स्ट्रेस ही नहीं होगा, आपको कभी एंग्जाइटी नहीं होगी, बोर्डम नहीं होगा, ये चीज़ें भी होंगी, बट कंपैरेटिवली बहुत कम होंगी, ठीक है। नेगेटिव इमोशंस हटते नहीं हैं, वो रहते हैं, बट जो डिग्री है और जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब फिर जैसे कि यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि अभी हो सकता है जैसे आप बोलो कि मुझे पता ही नहीं है कि मेरी क्या कहते, मेरी इनर कॉलिंग है क्या। मान लीजिए आपने सारे जो स्टेप्स मैंने बताए, आपने, आप रूम में बैठे, आपने टाइम दिया अपने आप को, आपने लिखने बैठे स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, और आपने सब कुछ लिखा, और आप फिर भी कहते हो कि मुझे नहीं मालूम कि मेरी इनर कॉलिंग क्या है, तो दैट्स ओके। बहुत लोगों को ज़रूरी नहीं है कि 15 साल 16 साल या बचपन से ही मालूम हो, ठीक है। वैसे पता होता है, लेकिन इनकेस मान लो नहीं पता आपको, आपने पूरा इंट्रोस्पेक्शन किया, लेकिन उसके बावजूद भी आपको नहीं मालूम पड़ता कि कुछ ऐसी कोई चीज़ क्या है जो मेरी इनर कॉल है, ठीक है। तो हो सकता है वो भी नहीं मालूम, आपको आगे जाके मालूम पड़े, 20 साल में मालूम पड़े, 25 में मालूम पड़े, 30 में मालूम पड़े, 40 में मालूम पड़े, ठीक है। बट कीप ट्राइंग, ट्राई करते रहो, उसमें कोई बुराई नहीं है। और एक चीज़ और ध्यान रखो, जब आप ट्राई करोगे ना, तो बहुत बार ये चीज़ें होंगी आपके साथ कि आप कन्फ्यूज होगे, क्योंकि आप अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रहे हो, तो जितने ऑप्शंस बढ़ते हैं तो कन्फ्यूजन बढ़ता है। ये चीज़ मैंने आपको पहले बोला, लाइफ में जितने ब्रेन में ऑप्शंस बढ़ाओगे तो कन्फ्यूजन बढ़ेगा, बट दैट्स ओके, यू आर ट्राइंग, इट्स देयर इज नथिंग रॉन्ग इन ट्राइंग एंड एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स, ठीक है। तो ट्राई करो। बट इस चीज़ को भी ध्यान रखो कि जब नया ट्राई करोगे तो पेन भी होगा, स्ट्रगल भी होगा, एग्जिस्टेंशियल एंग्जाइटी भी होगी, ये सारी चीज़ें होती हैं। दैट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द, ये जर्नी है, ये उसका पार्ट एंड पार्सल है, ठीक है। बट यू हैव टू स्टार्ट एम्ब्रेसिंग द पेन, जो मैं लास्ट वीडियो में ही बोला था कि लाइफ का मीनिंग आपको खुद देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको करनी पड़ेंगी, और इस जो ये जो पाथ है, ये पाथ फुल ऑफ स्ट्रगल है। लाइफ इटसेल्फ इज फुल ऑफ स्ट्रगल, लाइफ इटसेल्फ इज फुल ऑफ पेन, सो डोंट बिकम टू मच फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ दैट, ओके। ट्राई टू एम्ब्रेस इट, ठीक है। तो इसका एक ही तरीका होता है, जैसे आपने बोला कि मैं बहुत इरिटेट रहता हूँ, मुझे इरिटेशन होता है, मुझे फ्रस्ट्रेशन होता है, उसलिए होता है क्योंकि आप इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन से लड़ते हो। डोंट फाइट विद इट, देर इज नो पॉइंट फाइटिंग विद इट, जस्ट एक्सेप्ट इट। क्योंकि जिस चीज़ से आप लड़ते हो ना, तो आप उसको एनर्जी देते हो। जैसे कि मान लो मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं इरिटेट हो रहा हूँ, तो अगर मैं कंटिन्यूसली अपने आप को बोलता रहा हूँ कि मुझे इरिटेट नहीं होना, मुझे फ्रस्ट्रेट नहीं होना, तो ये सोच सोच के कि मैं इरिटेट हो रहा हूँ, मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, और मैं जब उस पर फोकस कर रहा हूँ तो इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। यू हैव टू से टू योरसेल्फ इट इज़ देयर, इट्स ओके, एंड इट विल गो, परमानेंट नहीं है वो, चली जाएगी वो, ठीक है। तो उसको लेके ज़्यादा परेशान मत हो, ज़्यादा जितना परेशान होगे, जितना लड़ोगे, वो चीज़ बढ़ेगी आपकी, ठीक है। तो यू हैव टू कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड, ठीक है। फिर जैसे लास्ट फाइनली कि कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी चाहिए, जैसे आप बोल रहे हो 10th के बाद मुझे कौन सी चीज़ स्ट्रीम चूज़ करनी है, तो उसके लिए मैं फिर आपको बोलूँगा कि आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होनी चाहिए। आपको पता होनी चाहिए कि स्ट्रेंथ क्या है, कि आपका माइंड एनालिटिकल माइंड है, आपका माइंड कैलकुलेटिव माइंड है, या आपका माइंड इमेजिनेटिव ज़्यादा है, या आपका जो माइंड है आपको मज़ा आता है ह्यूमन बॉडी को अंडरस्टैंड करने में, या आपको मज़ा आता है नंबर्स के साथ। तो यार ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बेसिस पे ही मालूम पड़ेगा कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आप किस चीज़ में अच्छे हो, तभी ये डिसाइड हो सकता है कि आपको क्या स्ट्रीम चूज़ करनी चाहिए, ठीक है। सो आई डोंट नो अबाउट यू मच इन डेप्थ, उतना तो नहीं जानता, लेकिन जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए, इन पॉइंट्स पर अगर आप काम करोगे तो डेफिनेटली आपको कुछ तो क्लैरिटी मिलेगी। और जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो आपके पॉइंट्स थे ना, ये वाले जो आपने बोला था, कन्फ्यूज़न होता है, इरिटेशन होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, और मुझे एंग्जाइटी होती है, तो ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये जो इमोशंस हैं, इनको आपको समझने में भी बहुत हद तक हेल्प मिलेगी। अभी एज कम है आपकी, बट आई एम हैप्पी कि आपने इतना कुछ ट्राई किया है। तो यार आप इतना ट्राई कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। मैंने फिर बोला ना कि मैं आपकी एज में मुझे कुछ नहीं आता था, आई वॉज वेरी डम चाइल्ड, ठीक है। तो आपकी नॉलेज, इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी है, आपने बहुत अपने पे काम किया है, तो आप अपने आप को ना इस चीज़ के लिए ना शाबाशी दो, ठीक है, कि आपने काम किया, आपने कुछ नया ट्राई किया। लाइफ में बहुत लोग ट्राई नहीं करते,
लोग ट्राई नहीं करते, लोग डरते रहते हैं. तो यू आर ट्राइंग विच इज प्रीटी गुड, जस्ट डोंट स्टे इरिटेटेड बिकॉज ऑफ दैट. इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जर्नी. बाकी तो यार देखो, कोई भी आप फील्ड चूज कर लो 10th के बाद, ठीक है, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो मेडिकल साइंस हो, चाहे वो आर्ट्स फील्ड हो, कोई भी आप फील्ड चूज करोगे उसमें आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा. आप इस चीज़ से भाग नहीं सकते, क्योंकि बहुत लोगों को क्या लगता है कि यार साइंस से बचने के लिए ना, साइंस बहुत हार्ड होती है तो मैं कॉमर्स ले लेता हूँ या मैं आर्ट्स ले लेता हूँ. ये सही तरीका नहीं है, ठीक है, चॉइस करने का. क्योंकि अगर आपको किसी भी चीज़ में मास्टरी चाहिए, बीट कॉमर्स, बीट आर्ट्स, बीट साइंस, किसी भी फील्ड में अगर आपको मास्टरी चाहिए, देन यू हैव टू पुट 10,000 आवर्स ऑफ वर्क. 10,000 आवर्स ऑफ वर्क. 10,000 आवर्स का मतलब समझते हो आप, 5 से 7 साल, 5 to 7 ईयर्स. ये रिसर्च ने प्रूव किया है, मैंने कोई ऐसा नहीं है कि मैं एग्जेजरेट कर रहा हूँ या हाइपोथेटिकल नंबर मैंने यहाँ यूज़ किया है. 5 to 7 ईयर्स, 10,000 आवर्स, इतना आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा. चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो आपका आर्ट्स हो, चाहे वो आपको मेडिकल साइंस हो, चाहे वो आपका PCM हो, कोई भी स्ट्रीम हो, अगर आप उसमें मास्टरी चाहते हो, आई एम यूजिंग द वर्ड अगेन हियर, मास्टरी. अगर आप अच्छे से चाहते हो कि आप उस फील्ड के मास्टर बनो, ठीक है, उस फील्ड के खिलाड़ी बनो, ठीक है, देन यू हैव टू डू हार्ड वर्क, लॉट ऑफ हार्ड वर्क. आप पेन, स्ट्रगल, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, दैट्स पार्ट एंड पार्सल. वो चीज़ उस जर्नी का पार्ट एंड पार्सल है. आप भाग नहीं सकते. लाइफ इटसेल्फ कंटेन अ लॉट ऑफ स्ट्रगल एंड पेन. तो उससे भागो मत, डरो मत, उसको फेस करो. बट अगर इनर कॉलिंग को फेस करोगे, जो आपके इनर जो स्ट्रेंथ्स हैं, उस वाले पाथ पे चलोगे, तो जर्नी ना बहुत आसान हो जाती है. तो पेन को, स्ट्रगल को बीट करना, उससे लड़ना बहुत आसान हो जाता है. ठीक है, बिकॉज देन यू हैव सम इनर कॉन्फिडेंस, देन यू हैव सम इनर स्ट्रेंथ टू फाइट दैट पेन एंड स्ट्रगल. ठीक है, तो इस तरह से आप सोचने की कोशिश करो. बट डरो मत, भागो मत, जस्ट एम्ब्रेस इट. ठीक है, तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग लाओ अपने अंदर, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करो, वो जो पॉइंट्स मैंने बोले उन पर काम करो, आपको उससे डेफिनेटली काफ़ी हेल्प मिलेगी. बाकी थोड़ा सा कैसे स्ट्रीम चूज करनी है, क्या चूज करनी है, इसके लिए आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हो, आप अपने और मेंटोर से डिस्कस कर सकते हो जो आपको लगता है ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, जिनके पास ज़्यादा लाइफ का एक्सपीरियंस है. तो डेफिनेटली पेरेंट्स, मेंटोर्स, ये सब भी आपको काफ़ी इनपुट दे सकते हैं, आपको राइट डायरेक्शन में गाइड कर सकते हैं. तो गाइज ये था वीडियो. अगर आपकी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा. आप इंस्टाग्राम पे मेरे साथ कनेक्ट होकर आप मुझे अपनी प्रॉब्लम्स को DM कर सकते हो. मैं कोशिश करूंगा उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इस तरीके से वीडियोस के थ्रू बनाने का. हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर.